स्टूडेंट, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं बताने वाला हूँ PYQ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन और श्योर सक्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट यहाँ पे। और आप लोग के लिए आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना चाहते हैं कि अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का किसी भी चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेड कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है। जो आप क्यूज बोल रहे थे ना सर, क्यूज करवाइए, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो आपको निश्चित सफलता के लिए इससे आप अवश्य जुड़ना होगा स्टूडेंट, है ना। बिहार बेल्ट्रॉन DU का इसी देखिए, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एप्लीकेशन जो मेरा नेक्स्ट कंप्यूटर का एप्लीकेशन है उसका मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा स्टूडेंट, और आप लोग उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जैसे ही देंगे और देने के बाद ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे देगा कि कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। यहाँ तक पाई चार्ट में भी बना के दिखा देगा, ग्राफ चार्ट में भी दिखा देगा, ओवरऑल आपने कितना परसेंटेज। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 100 बच्चे इनरोल हुए हैं, तो उसमें से आपका रैंकिंग कितना नंबर पे है वो सारा कुछ बच्चे बता देता है। तो ये समझिए, तो आपको बहुत सारा चीज़ें जो है ना 50% से 90% तक का तैयारी जो है ना आपको इसी से पता चल जाएगा कि मेरा तैयारी किस लेवल तक पहुंचा है। तो इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। अभी इसका जो प्राइस है, इसमें क्या क्या देखो मिल जाएगा, इसमें हम बताना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको बता देते हैं प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। बिहार बेल्ट्रॉन का जो ई-बुक है स्टूडेंट वो भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मंगल फॉन्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग कैसे करते हैं वो भी मिल जाएगा। और कोई भी वर्ड कैसे बनता है, जैसे मंगल फॉन्ट टाइप करते समय क्या होता है ना कि बहुत सारा वर्ड नहीं बनता हलंस लगा के, जैसे निश्चित लिखना है या कुछ ऐसा वर्ड लिखना है जो जैसे दो हस्ताक्षरी लिखना है, ठीक है, ये पश्चात लिखता है या पश्चिमी, ऐसा करके कुछ बहुत सारा वर्ड है नहीं बनता है, बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये रखा हूँ स्टूडेंट। उसके बाद आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितना भी है इंटरनेट का सारा PDF इसमें, मतलब समझिए तो बेल्ट्रॉन का फुल तैयारी के साथ मैं आया हूँ। ऐसा वीडियो इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, चाहे पेड कोर्स ले लीजिए या किसी भी टाइप का कोर्स ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। और इसमें आपको निश्चित सफलता के लिए उसी प्राइस में, इसका प्राइस मात्र स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी के लिए ऑफर है, इसका प्राइस फ्यूचर में आपका बढ़ भी सकता है। अभी इसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ में आपको पूरा आपको सेट मिल जाएगा। सारा कुछ आपको, मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर मिल जाएगा। कुछ दिन के बाद इसका प्राइस, कुछ दिन के क्या, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ दिन के बाद आपका इसका प्राइस बढ़ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अभी परचेज कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ में। मॉक टेस्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नहीं अगर करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा मेरा परफॉर्मेंस। जैसे देखते हैं ना, पढ़ाई करते हैं तो टेस्ट देते हैं तो मेरा लेवल पता चलता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लेवल पता चलेगा। मतलब वहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं रहेगा। क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 क्वेश्चन रहेगा, MCQ बेस रहेगा, MCQ ही बेस रहेगा स्टूडेंट। टिक करिए, और जैसे ही टिक लास्ट में, मतलब मान लो टोटल का 20-20 का सीरीज बनाया, कोई 30 का सीरीज बनाया, कोई 40 का सीरीज बनाया, इस तरीके से आपका रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। टाइमिंग भी उसमें सेट रहेगा कि इतना मिनट है स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे 50 क्वेश्चन का 50 मिनट है, 20 क्वेश्चन का 20 मिनट है। और जैसे आप देते हैं लास्ट में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए आपको इसको ले लीजिएगा, मेरा मानना है कि ले लेते हैं तो आपको ये 49 रुपये आपका जब सफलता दिला सकता है, बाद में पैसा इसका बढ़ सकता है स्टूडेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। स्टूडेंट आज का क्लासेस में हम आप लोग को बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पे पिछले क्लासेस में आपको हम समझा देते हैं कि 21 नंबर तक क्वेश्चन, 20 तक क्वेश्चन हम बता चुके थे। आज आप लोग को 21 से करवाना है। ये मैं क्या करवा रहा हूँ, PYQ करवा रहा हूँ। PYQ करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर PYQ नहीं करते हैं तो आपको, है ना, सफलता में रुकावट आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोले, समझिए पहले। देखो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से ही ना क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन स्टूडेंट तो आएगा नहीं। तो चीजों को समझिए कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। कोई भी एग्जाम होगा, अगर मान लीजिए अगर पूछेगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस मेन्यू में है, तो इस बार यहां पूछा, अगला बार क्या पूछेगा, सेम ही तो पूछेगा ना।
अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में पूछना होगा तो सेम ही पूछेगा, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर है बच्चे। हाँ, थोड़ा सा वर्जन टू वर्जन थोड़ा मोड़ा वैरी करता है, तो इसलिए आपको PYQ अगर कर लेते हैं तो काफी ज्यादा। तो चलिए हम PYQ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और लास्ट तक करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बताइएगा कि आपने लास्ट में कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लिखा हुआ यहाँ पे 20 तक करवा दिए थे, आज हम 21 से स्टार्ट। MS एक्सेल में वैकल्पिक पंक्तियों को शीघ्रता से अलग अलग रंगों में फॉर्मेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक चीज और बता देना चाहते हैं, जो मॉक टेस्ट दीजिएगा ना उसमें बाई लैंग्वेज रहेगा, मतलब हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब अगर जहां आप एग्जाम देने भी जाइएगा वहां भी बाई लैंग्वेज ही रहेगा, हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, उसी हिसाब से बना। मतलब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि आपका एग्जाम किसी भी तरह से किसी भी हर हाल में आपको तैयारी करवाना है एकदम, ठीक है ना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे MS एक्सेल में वैकल्पिक पंक्तियों को शीघ्रता से अलग अलग रंगों के फॉर्मेट करने के बाद सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब अगर हम कोई भी MS एक्सेल में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी MS एक्सेल में अगर काम करते हैं स्टूडेंट, तो अगर कोई फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट जैसे बॉक्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उसमें से चारों तरीका फॉर्मेट करने का ही तरीका है, तो उसमें से बताइएगा कि सही तरीका क्या है। पहला तरीका है फॉर्मेट एज टेबल, दूसरा तरीका है थीम्स, तीसरा तरीका है सील्ड स्टाइल और चौथा तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे इंग्लिश क्या बोल रहा है? इन MS एक्सेल व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्विकली फॉर्मेट। देखो यही वर्ड अच्छा लिखा हुआ है, क्विकली फॉर्मेट मतलब फास्ट फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है। अल्टरनेट रो इन डिफरेंट कलर, मतलब अल्टरनेट एक के बाद छोड़ कर एक। तो ये जो होगा यहाँ पे इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं, फॉर्मेट एज टेबल होगा, ठीक है। क्या होगा? फॉर्मेट एज टेबल। सर फॉर्मेट एज टेबल कहां रहता है, किस मेनू में रहता है, कैसा दिखता है, कहां रहता है, सब बता दीजिए। चलिए हम एक्सेल खोल लेते हैं, आप लोग को एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल से क्वेश्चन है तो एक्सेल को खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे, देखो हम आप लोग को जब तैयारी करवाते हैं तो इसको समझिए यहाँ पे, और एक्सेल का सारा वर्जन हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 है, 16 है, 7 है, 19 भी है, 21 भी है, ऑफिस 365 है। तो आप लोग के पढ़ाने के लिए मैं इतना करता हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, बात समझ में आ रहा है, और हर चीज को हम प्रैक्टिकल बेस सिर्फ और सिर्फ पढ़ा पाए, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाएगा आप लोग का। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट दिखाते हैं आप लोग को, होम टैब में गए और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का काम क्या होता है? फॉर्मेट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मेरे पास डेटा है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास डेटा है, कोई भी डेटा हम लेते हैं, ये देखिए, इसको अगर फॉर्मेट करना अल्टरनेट रो, तो हमको क्या करना है? इसमें क्विक फॉर्मेट करने के लिए सिंपल सी आपको होम टैब में जाना है और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में जाना है और इसमें क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी क्लिक कर देते हैं, देखिए आप, और यहाँ से बस क्या करना, ओके कर दे। देखिए एक अल्टरनेट करके हो गया, करें एक, देखिए यहाँ पे कलर हुआ, फिर दूसरा कलर हुआ, फिर एक छोड़ के दूसरा कलर हुआ। तो ये आपका कौन सा मेनू में रहता है? होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल। ये लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट एज टेबल। जब आप इस पे कर्सर को रखेंगे तो ये दिखा रहा है क्विक, है ना, क्विकली कन्वर्ट रेंज ऑफ सेल टू अ टेबल विथ इट्स ओन स्टाइल। ये अपना स्टाइल में क्या करता है? कन्वर्ट करके दिखा देता है स्टूडेंट। चलिए एक चीज़ों हम समझ गए और अच्छे से समझ में आए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे 22 नंबर, 22 नंबर क्या क्वेश्चन है? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 10 बज गए। यहाँ पे एक एक्सेल वर्कशीट का क्या लिखा हुआ यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश, है ना, एक अंश नीचे दिया गया है। सेल E1 में निम्नलिखित फॉर्मूला डाला गया। क्या बोला गया यहाँ पे? सेल E1 में निम्नलिखित फॉर्मूला डाला गया है। सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे
क्या फॉर्मूला डाला गया है इसको हम पढ़ते हैं, चलते हैं नीचे आगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे लोग गलत कर देते हैं। इसको आपको कैसे करना पता है, क्वेश्चंस को एक लंबी सांस लेना, लंबी सांस लेना और क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या होता है ना, हड़बड़ में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। तो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है 1 2 ना, यहाँ पे 5 6 7 8 लिया हुआ। अब फिर से क्वेश्चन के पास जाना है। यहाँ पे क्या बोला कि एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश है, नीचे दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है। चलिए E1 में निम्नलिखित में से फॉर्मूला डाला गया है। E1 में देखिए यहाँ पे ये आपका C है, C के बाद D है और D के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने मन से, ठीक है, एक बना लेते हैं, ये बना लेते हैं E, ठीक है। क्या बोला, E1 में फॉर्मूला दिया गया। हम चलते हैं आगे, क्या बोलना चाह रहा है। E1 में फॉर्मूला डाला गया है, सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा और फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूला ये है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल टू। हम देखिए आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, और सम करते, इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, A1, तो A1 बताइए, तो A1 कौन होगा, A1 ये होगा कि नहीं, 5 हो। और फिर क्या बोला है, D1, तो यहाँ पे D1। तो आपको लग रहा होगा कि सर A1 से लेकर D1 तक ऐड कर देगा, नहीं 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 नहीं, ये इसका आंसर पता है क्या आएगा, ये A1 में 5 है और D1 में क्या है, 8 है, मतलब 8 5 13, मतलब 13 आंसर आएगा। कुछ लोग जवाब पता है क्या दे दिए होंगे, 6 5 11, 11 और 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 18 2 20, 26 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर कुछ लोग दिए होंगे, कुछ लोग इसमें से। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 26 कब हो सकता था, ऐसे रहता तब, देखो इक्वल टू सम रहता और ब्रैकेट ओपन रहता और A1 रहता और रेशियो यहाँ पे रहता और D6 रहता, सॉरी D1 रहता, ठीक है ना। तब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो सकता था, ये 26 हो सकता था। लेकिन यहाँ पे कॉमा है, क्या है, कॉमा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मॉक टेस्ट में सेट किया गया है, ताकि आपको कभी भी घबराहट हो तो अभी ही घबराहट हो। और इसीलिए PYQ भी करवा रहा हूँ। PYQ इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपका यहाँ से PYQ करें, वहाँ पे मॉक टेस्ट दें, अपना परफॉर्मेंस चेक करें और आप तैयार हो, ठीक है ना। टाइपिंग से रिलेटेड भी इसमें है बच्चों, वीडियो में जो भी आपको दिख रहा है कि आपको एप्लीकेशन में अच्छे से डाला हुआ, तो आप है ना 49 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। स्टूडेंट मेहनत लगता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं चार्ज रख दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, लिखा हुआ है एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है। क्या बोल रहा है, एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, घबराने वाला क्वेश्चन फिर से है ना, लिखा हुआ है एक्सपर्ट फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट इज गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझते हैं, ए लिखा हुआ डेटा है। अब बोला है कि सेल E1 में निम्नलिखित में फॉर्मूला डाला गया, सेल E1। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे E कर देते हैं और ये E1 है, तो इसमें फॉर्मूला डाला गया। क्या फॉर्मूला डाला गया है, तो इक्वल टू है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना स्टूडेंट। यहाँ पे है $C और फिर 1 है, मतलब C1 हुआ, C1 हो गया यहाँ पे, माइनस और यहाँ पे क्या है, B1 है, यही है ना, यहाँ पे B1 है, ये आपका B1 है। उसके बाद बोला फॉर्मूला को सेल E1 से F1 में कॉपी किया गया है। फिर से समझिए, यहाँ पे E1 सबसे पहले, अगर हम इसको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पे लगाएंगे तो C1 से B1 में, C1 क्या है यहाँ पे, C1 में 10 है और B1 में क्या है, तो B1 में जो स्टूडेंट है 7 है। तो ये यहाँ पे पता है आउटपुट में क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे समझिए,
अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मूला को सेल E1 से F1 में कॉपी किया गया। E1 से, ये E1 से क्या कर दिया गया है, यहाँ पे E के बाद आगे वाला ये आगे F आएगा। देखिए यहाँ पे F1 मतलब F है और F1 में कॉपी किया गया। F1 में क्या बोला है, कॉपी किया। F1 में प्रदर्शित मान क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अभी बताएंगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए ऐसा क्या करते हैं, हम एक्सेल में आप लोग को ले चलते हैं, ठीक है ना। चलिए एक्सेल में सर चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए एक्सेल खोलनी है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक। ब्लैंक शीट खोल लेते हैं। आप थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, क्योंकि जूम करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहले हम टाइप करेंगे 3 7 10 40, 3 7 क्या है 10 40, ये बोल गया। और बोला है यहाँ पे E1 में, ये देखिए E1 है इक्वल टू बोला है, और यहाँ पे इसके पहले डॉलर लगाया गया। यहाँ पे यही है ना, यही है ना स्टूडेंट, ये डॉलर लगाया गया, माइनस यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे किसको, AB1 को, यही तो है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ना C1 माइनस B1, यहाँ पे C1 हो गया B1। डॉलर से क्या होता है ना, ये फिक्स होता है, समझिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि E1 से सेल को F1 में कॉपी करना है। इसको ऐसा करिए, इसको कंट्रोल C से कॉपी करिए और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए, तो इसका मान क्या हुआ, तो ये जैसे हम कॉपी किए तो यहाँ पे क्या होगा ये तो फिक्स था, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये 1 तो फिक्स था। यहाँ पे देखिए समझिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। सर कैसे आया, जब देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे आंसर कैसे 4 आया, क्योंकि ये D1 है, तो D1 में कितना है, यहाँ पे 14 है, और माइनस क्या हो गया, C1 हो गया, ठीक है ना। मतलब जब हम यहाँ से ड्रैग किए तो ये क्या हो गया, ये जैसे हम इधर देखो ड्रैग किए तो ये क्या हो गया, C हो गया D, और B हो गया, क्या हो गया, C हो गया। तो ये यहाँ पे ये इसके जगह पे ध्यान दीजिए, हम समझा देते हैं। यहाँ पे इसके जगह पे, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इसके जगह पे पता है क्या हो गया स्टूडेंट, इसके ये हो गया आपका D1, ध्यान दीजिएगा, D1 हो गया, माइनस यहाँ पे इधर ड्रैग किए तो D1 हो गया, और ये क्या हो गया, C1 हो गया। तो बताइए D1 कितना है, 14 है, और C1 क्या 10 है, तो है ना 14 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं। तो इसीलिए तो 4 आंसर आया है स्टूडेंट। पता है आपको ये जो डॉलर वाला ऑप्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट हर चीज़ को हम एक्सप्लेन में कोशिश करते हैं अच्छे से, यही सब में बच्चे फंसेंगे अक्सर बच्चे। चलिए तो समझ में आ गया, इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 आंसर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आंसर, मतलब तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में सेट किया गया, तो हम बार बार मॉक टेस्ट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम बस कुछ चीज़ों के लिए आपका छूट जाए। बात समझ में आ रहा ना, और भी मॉक टेस्ट उस पर और भी डलाते रहेगा। जो बच्चे ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं, मेरे पास ऑलरेडी 100 बच्चे परचेज किए हुए हैं, तो वो बच्चे को कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं, उसी 49 रुपीज़ में आपको मतलब करना है प्रैक्टिस। और सारे बच्चे, अभी कुछ बच्चे जितना परचेज किए वो नहीं दिए, प्लीज़ दीजिए। आप लोग को अलग से पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो बच्चे नहीं खरीदे प्लीज़ खरीद लीजिए, नहीं तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और जितना चीज़ें फ्यूचर में उसमें डलाएगा वो उसी पैसे में होगा, बात समझ, अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे मेल मर्ज, यहाँ पे क्या बोला गया स्टूडेंट, यहाँ पे मेल मर्ज का उपयोग करके लेवल प्रिंट करने के लिए, क्या बोला है, मेल मर्ज का उपयोग करके लेवल प्रिंट करने के लिए लेवल में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक घटक के लिए एक डैश बनाए। क्या बनाए बताइए स्टूडेंट, टू प्रिंट लेवल यूजिंग मेल मर्ज, है ना। मेल मर्ज की मदद द्वारा हम लेवल को प्रिंट करना चाहते हैं। क्रिएट एंड डैश फॉर ईच कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द लेवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए स्टूडेंट।
इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे कॉलम हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे समझते हैं आगे। 55 नंबर, MS एक्सेल वर्कशीट में क्या बोल रहा है, MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए, क्या बोला है, MS एक्सेल के वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेनू में रिबन पर डैश कमांड का उपयोग करें। किस कमांड का उपयोग करेंगे स्टूडेंट, जैसे अगर MS एक्सेल का कोई कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपका बना हुआ है कॉलम यहाँ पे, ठीक है, ये आपका रो बना हुआ। अगर हम ये पता A रहता है इस तरह का, B रहता है, C रहता है, D रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, तो इसका जो चौड़ाई है बढ़ाना है। लेकिन इसकी मदद से जो ऑप्शन पूछा उसके ऐसे तो पकड़ के भी उठा के कर देते हैं तो बढ़िया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेनू में रिबन पर डैश कमांड का, मतलब किस कमांड का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे कॉलम, फॉर्मेट, टेबल, साइज, बताइए सही आंसर क्या हो। टू चेंज द विड्थ ऑफ अ कॉलम इन अ MS एक्सेल वर्कशीट यूज द डैश कमांड ऑन द रिबन इन द होम मेन्यू। बताइए फटाफट स्टूडेंट। बताइए फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। इसका क्या सही आंसर होगा, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला है यहाँ पे फिर से समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे कि देखो यहाँ पे अगर कॉलम को बढ़ाना होगा तो कॉलम को बढ़ाना होगा तो डायरेक्ट कॉलम नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे MS एक्सेल को खोलिएगा, यहाँ पे दीजिए, अगर इसको बढ़ाना है ना तो ऐसे तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन ये होम मेनू में जाइएगा ना, यहाँ पे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। फॉर्मेट में जैसे ही गए, यहाँ पे एक मिनट, फॉर्मेट में जैसे ही गए स्टूडेंट, यहाँ पे ये फॉर्मेट, होम मेनू में फॉर्मेट है और यहाँ पे क्या है, कॉलम विड्थ है, इसके मदद से आप बढ़ा सकते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रहा ना। अब बताइए बच्चे, प्रैक्टिकल बेस से क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे लोग तो कंफ्यूज करेंगे ही ना। मतलब अगर कॉलम का साइज को अगर बढ़ाना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ में चले जाएंगे तो बढ़ जाएगा स्टूडेंट। टेबल से नहीं बढ़ेगा, साइज होता नहीं है, कॉलम डायरेक्ट ऑप्शन आता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलम विड्थ आएगा, क्या आएगा, कॉलम विड्थ। फिर से आपको एक आदेश दिखाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ, कॉलम का चौड़ाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखा गया टेक्स्ट MS वर्ड में लिखा गया है, इसका शीर्षक डैश A डैश और पैराग्राफ डैश B डैश है। बताइए स्टूडेंट क्या बोला है यहाँ पे, नीचे दिए गए बॉक्स में, ये जो बॉक्स है टेक्स्ट MS वर्ड में लिखा गया, MS वर्ड में लिखा गया, बोल रहा है कि ये MS वर्ड में लिखा गया, इसका शीर्षक डैश A डैश और पैराग्राफ डैश B है। बताइए क्या है यहाँ। इसका सही जवाब तभी मिलेगा जब ये चारों आंसर देखिएगा तब। ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और जस्टिफाइड है ना। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है और सेंटर अलाइंड है। चलिए उसके बाद बोला है जस्टिफाई है और यहाँ पे क्या है, सेंटर अलाइंड है, राइट अलाइंड है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्टिफाई।
तो ये तो श्योर है कि ये सेंटर है, ये बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटर है स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट भी है और दोनों तरफ से देखिएगा बराबर है, ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों तरफ से बराबर भी है देखिए, और ये सेंटर है, बीच में भी है, मतलब बात समझ में आ रहा ना। तो ये सेंटर अलाइंड भी है और क्या जस्टिफाई है। ये क्यों नहीं होगा कि सेंटर अलाइंड है और सेंटर अलाइंड दो बार दे दिए, तो दो बार नहीं होता है। एक जस्टिफाई है, ठीक है, जस्टिफाई बोला, लेकिन यहाँ पे बोला है सेंटर अलाइंड है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सेंटर अलाइंड और जस्टिफाइड। तो देखो बच्चा यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये जो 3 नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, सर ये वाला क्यों है, तो फिर देखो हम समझाते हैं। ये बीच में, सबसे पहले बीच में, उसके बाद ये सेंटर अलाइनमेंट है, वही आपको पूछना चाह रहा है। तो ये सेंटर अलाइनमेंट पहले आया और ये जस्टिफाई आई, इसीलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये जस्टिफाई वाला सही नहीं होगा, ठीक है ना, इस पैराग्राफ के अनुसार। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं दिया हुआ रहता ना, तब ये सही हो सकता था। पता है कितना डिटेलिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। एक बार और क्वेश्चन बोलिएगा, सर बहुत टाइम में कम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। नीचे दिए गए बॉक्स में, नीचे दिए गए बक्सा में टेक्स्ट MS वर्ड में लिखा गया, बोला इसका शीर्षक डैश A डैश पैराग्राफ डैश B है, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है पहले सेंटर्ड है उसके बाद जस्टिफाई है। बस समझ में आ रहा है, अलाइनमेंट सेंटर्ड है पहले जस्टिफाई उसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर A नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। 27 नंबर क्या है, MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड विकल्प रिबन के डैश टैब के अंतर्गत होता है। बताइए अगर न्यू स्लाइड अगर लेना होगा हमको, तो कौन सा मेनू का यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है ना MS वर्ड में अगर हमको पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड खोलना है, तो न्यू स्लाइड जो है स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा। देखिए होम मेनू में, जूम करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका होम मेनू में जाइएगा और आपको न्यू स्लाइड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप क्या कर पाते हैं, आप वीडियो में तो कर ही पाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट है, आप जाइए और उसको मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होम टैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू स्लाइड, जो आपको न्यू स्लाइड आपको मिलेगा ऑप्शन, ये आपका होम के अंदर मिलेगा, होम मेन्यू में मिलेगा स्टूडेंट। मेन्यू को हम जनरली टैब भी बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा ना, इस तरह लंबा इसी तरीके से एग्जाम में आएगा, ना कि ये आएगा कि बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटालिक कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी आएगा, लेकिन वो भी देगा तो लंबा ही करके देगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे दे देगा तो कोई भी मार देगा, वो सब पास हो जाएगा। आपकी संपूर्ण हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, अनावश्यक फाइल, अनावश्यक मतलब अननेसेसरी फाइल को हटाता है, जैसे कि इंटरनेट से आने वाली अस्थायी फाइल्स, जैसे इंटरनेट से आने वाले परमानेंट नहीं है ना, टेम्पोररी फाइल और कुकीज समझते हैं, ब्राउजर में एक ऑप्शन होता है कुकीज, ठीक है, जो आपके वेब पेज पर जाने के दौरान डाउनलोड होती है, ठीक है ना। इसको एक बार और पढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिए। आपकी संपूर्ण हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, संपूर्ण मतलब पूरे हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, अनावश्यक फाइल को हटाता है, अननेसेसरी फाइल को रिमूव कर देता है, जैसे इंटरनेट के आने वाली अस्थायी फाइल्स, अस्थायी फाइल का मतलब है ना टेम्पोररी फाइल्स, और कुकीज क्या होता है, ब्राउजर के अंदर एक कुकीज ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है ना, जो फाइल आप जो किसी इंटरनेट चलाते हैं तो
देखिएगा इंटरनेट जब चलाते हैं ना तो उसका कुछ पार्ट जो है ना वो कुकीज में रह जाता है, ताकि फ्यूचर में जब खोलते हैं ना तो जल्दी ओपन हो जाता है, जो आपके वेब पेज पर जाने के दौरान डाउनलोड होती है। तो बताइए इसमें से क्या सही विकल्प होगा स्टूडेंट? इसका विकल्प का नाम भी बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है वेब पेज पे जाने के दौरान डाउनलोड होती है, जो आपके वेब पेज के जाने के दौरान डाउनलोड होते हैं। तो बोल रहा है डिस्क क्लीन अप, डिस्क कॉम्प्रेशन और रजिस्ट्री क्लीनर, और ये क्या है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जवाब दीजिए यहाँ पे। देखिए अगर मान लेते हैं अननेसेसरी फाइल को रिमूव करता है, तो अननेसेसरी फाइल्स को यहाँ पे रिमूव करने वाला, ठीक है ना, अनावश्यक फाइल को रिमूव करने वाला, और इंटरनेट से जो आए गए अस्थाई फाइल मतलब टेम्प्रोरी फाइल को रिमूव करने वाला, यही ऑप्शन है। कौन सा? ये वाला डिस्क क्लीन अप है, पढ़े होंगे आप लोग। डिस्क क्लीन अप, डिस्क को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट? क्लीन कर देता है। और डिस्क डिफ्रैगमेंट करता है, वो क्लीन किया हुआ फाइल को अरेंज करने का काम करता है ना। डिस्क कॉम्प्रेशन है ना, कॉम्प्रेशन लिखा हुआ ये नहीं होता स्टूडेंट, रजिस्ट्री क्लीनर भी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से इसका सही आंसर ये वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, डिस्क क्लीन अप हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 90%, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट दिए ना, उसमें से 2 ही बच्चे 20 में 18 ला पाए, बाकी कोई 10 है, कोई 5 है, बस वही इस तरीके से लाए। प्लीज़ आप लोग टेस्ट दे के जरूर आजमाइएगा। यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूलबार में मौजूद नहीं होता है? बताइए, सही जवाब दीजिएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा MS एक्सेल फॉर्मेटिंग टूलबार में मौजूद नहीं होता है? वर्ड आर्ट, अंडरलाइन, आउटसाइड बॉर्डर और ओरिएंटेशन। सही जवाब दीजिए। क्या बोला है कि MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूलबार में मौजूद नहीं होता। फॉर्मेटिंग टूलबार में कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता? जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो फॉर्मेटिंग टूलबार में आपको जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे, वर्ड आर्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, वर्ड आर्ट ऑप्शन नहीं रहता है। देखो फॉर्मेटिंग टूलबार कहने का मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं? फॉर्मेटिंग टूलबार कहने का मतलब ये हुआ कि MS एक्सेल में ये आपका फॉन्ट जो ग्रुप है ना, ये देखो फॉर्मेट से रिलेटेड है, तो हम बोल्ड कर ही सकते हैं, इटैलिक। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पे अंडरलाइन है, बॉर्डर भी है और ओरिएंटेशन भी है इसमें, ठीक है ना। एक मिनट, बॉर्डर भी है और ओरिएंटेशन भी है। चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये बॉर्डर है, यहाँ पे ओरिएंटेशन भी है, तो ये फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत है। वर्ड आर्ट जो है ना फॉर्मेटिंग टूलबार नहीं है, ये आपका इंसर्ट मेनू में वर्ड आर्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए। तो ये फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत नहीं आता। होम मेन्यू में ज़्यादातर जो ऑप्शन है ना वो फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या है यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी मेमोरी है? टेप ड्राइव, रजिस्टर, पेन ड्राइव और एक और ऑप्शन है रैम। बताइए इसमें से, बताइए चारों में से सबसे धीमा मेमोरी क्या है? तो टेप ड्राइव और देखो रजिस्टर तो सबसे आपका बोल सकते हैं फास्ट मेमोरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका रैम आता है। अब आते हैं धीमा बोला है, तो धीमा इसका क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट? धीमा में यहाँ पे हो जाएगा पेन ड्राइव भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे टेप ड्राइव जो है ना ये सबसे धीमा, ये चारों में से बता रहा है। इसमें से सबसे फास्ट ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया, उसके बाद पेन ड्राइव हो गया, उसके बाद टेप ड्राइव हो गया। बस समझ में आ रहा है अपना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनमें से कौन सा साधन उच्चतम स्पीड प्रदान करेगा? बताइए इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनमें से कौन सा साधन उच्चतम मतलब हाई स्पीड देने का काम करेगा? बताइए स्टूडेंट। ऐसा
हाईएस्ट स्पीड देने का काम करे। केबल टीवी, फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट और कॉपर। बताइए जो सबसे ज़्यादा जो स्पीड काम करने का काम करेगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो वो तो होगा फाइबर ऑप्टिक ही होगा ना। सैटेलाइट तो अलग चीज़ हो गया, सैटेलाइट से इंटरनेट थोड़ी चलता है, ठीक है ना। सैटेलाइट तो आपका एक तरह से नेटवर्क का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑप्टिकल, है ना, ये होगा बी नंबर सही होगा। ऑप्टिकल है ना, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक क्या होगा, सही आंसर होगा। क्या बोला, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इसमें से कौन सा साधन है ना स्पीड प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द मोड, विच ऑफ दीज मोड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड द हाईएस्ट स्पीड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फाइबर ऑप्टिक्स। हाईएस्ट स्पीड कौन प्रोवाइड करता है, फाइबर ऑप्टिक्स। इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते फिर से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घबराने वाला आया है, ठीक है। एक्सेल में घबराने वाला क्वेश्चन है। ये सब पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा ही एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित सेलों में से किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है। बताइए, सही सही जवाब दीजिए। MS एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित सेलों में किस सेल फॉर्मेटिंग का उपयोग नहीं किया, किस फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया, मतलब किसको फॉर्मेट नहीं किया गया। बताइए। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, ये ऑप्शन दिया गया, ध्यान दो, हम समझा देते क्वेश्चन को। ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका ये देखो, ये क्या फॉर्मेट, किसमें क्या फॉर्मेटिंग है। ये तो सबसे पहले, एक मिनट, थोड़ा सा हम एक लाइन ले लेते हैं, हम थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं, यही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या फॉर्मेट किया गया इस बॉक्सा में, बस फ्रेंड यहाँ पे, तो इस बक्सा में जो फॉर्मेट किया, मर्ज एंड सेंटर किया गया। तो ये तो बोल रहा है कौन सा, देखो MS एक्सेल में वर्कशीट में निम्नलिखित में सेलों में से किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया। तो ये किया गया है, ये नहीं होगा। मर्ज एंड सेंटर इसमें किया गया, इसमें भी किया गया है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये भी किया गया स्टूडेंट, ये भी किया गया है, ये भी किया गया है, ये भी किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी किया गया है, ये भी किया गया, ये भी किया गया है, ठीक है ना। इसमें से सही क्या है बताइए। यहाँ पे क्या, इसमें देखिए सबसे पहले समझाते हैं। यहाँ पे इसको समझने के बाद बोलिए, राइट अलाइनमेंट कहीं है, हाँ राइट अलाइनमेंट है सर, ये सब तो राइट अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये सब करेंसी है, कॉमा स्टाइल है, मर्ज एंड सेंटर फॉर्मेटिंग, यहाँ मर्ज एंड सेंटर है। तो इसमें से बताइए, बोला है कि कौन सा ऑप्शन नहीं किया गया है। तो ये देखो कॉमा, करेंसी वाला जो ऑप्शन है ना, करेंसी वाला जो ऑप्शन है इसमें कहीं नहीं किया गया। फिर से समझिए इसको, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मिनट, बोल रहा है कि ये जो MS एक्सेल निम्नलिखित सेलों में से सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है। तो कौन सा विकल्प, ये फॉर्मेटिंग का टाइप्स दिया हुआ है, सॉरी यहाँ माफ करिएगा। इसमें से देखो कॉमा स्टाइल का फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, राइट अलाइनमेंट का फॉर्मेटिंग कई जगह पे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसा नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है राइट में, और मर्ज एंड सेंटर का यहाँ पे है, लेकिन करेंसी का RS कहीं नहीं है या डॉलर कहीं नहीं है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। क्या होगा यहाँ पे, 2 नंबर आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट। इस टाइप का अगर क्वेश्चन में अच्छा कर पाते हैं, मॉक टेस्ट दीजिएगा तब पता चलेगा। यहाँ पे अब समझते हैं MS वर्ड क्या बोल रहा है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए क्या बोल रहा है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए स्टूडेंट के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कमांड का सही क्रम क्या है? क्रम क्या है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे सब क्या बोला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब बोल रहा है कि उस स्थान में नहीं रहना चाहिए, यही ना बोलना चाह रहा है, उस स्थान में स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए। तो बताइए उस स्थान में नहीं रहना चाहिए, तो अगर हम कट कॉपी करेंगे तो वहाँ भी रहेगा और वहाँ भी रहेगा। तो ये देखो यही वाला स्थान सही होगा, याद है ये वाला हो जाएगा। कट ये भी हो सकता है लेकिन कंट्रोल पी से तो प्रिंट होगा, ये एक स्थान से, ये देखो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? कॉपी और प्रिंट, नो नो नो, कॉपी पेस्ट, कॉपी रहेगा तो यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा कट पेस्ट प्रिंट, तो कट करेंगे तो प्रिंट किसको, तो ये होगा नहीं। मतलब बोला एक स्थान से आपका डेटा है और दूसरे स्थान में ले जाना है, इसको कट करेंगे यहाँ से कट, और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी की मदद से क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मतलब कंट्रोल एक्स से कट होता है, CTRL, कंट्रोल एक्स से कट होगा और कंट्रोल भी से क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा, इसका सही आंसर मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सही जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है उसको छांटते हैं। तो डेटाबेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन कट करते जा रहे हैं, कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, हाँ ठीक है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी है स्टूडेंट, वर्ड प्रोसेसर ये भी है, लेकिन असेंबलर जो है ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यही आंसर सही होगा। क्या है, वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को बोल रहा है, ये तो है ये है। वेब ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला हो गया, गूगल एज हो गया, डेटाबेस जैसे MS एक्सेस हो गया, MySQL हो गया, ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर तो ही है। तो ये क्या है, यहाँ पे बोला है सॉफ्टवेयर नहीं है। तो असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या स्टूडेंट, लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, MS एक्सेल, क्या बोला है यहाँ पे, MS एक्सेल में उपयोगकर्ता मतलब यूजर है ना, को केवल चयनित सेलों, चयनित मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो चूज किया है, चयनित सेलों को एडिट करने की अनुमति देने के लिए क्या करना चाहिए। In order to allow the user to edit only selected cell, क्या बोला है, सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए, ठीक है ना, सेलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल, व्हाट शुड आई डू, मतलब उसको क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सेलेक्टेड सेल को ही एडिट कर पाए। फिर से इसको क्वेश्चन समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू अलाउ द यूजर टू एडिट ओनली द सेलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल, मतलब हम चाहते हैं जो सेल को चाहते हैं एडिट करना वही सेलेक्ट कर वो बंदा एडिट कर पाए। तो बताइए इसमें से क्या करना हो। अब यहाँ पे आप पता है ना, ये PYQ करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को कहाँ से मिला, एक्सेल से मिला। इस चीज़ को आप गेसिंग करिए, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है ना। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको जिस चीज़ से हमको एग्जाम पास करना है, जिस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन मिले उसको सबसे पहले ध्यान देना। हमको नॉलेज में महारथी नहीं बनना है यहाँ पे फिलहाल। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम चाहते हैं सेलेक्टेड सेल को एडिट करना चाहते हैं और यहाँ पे तो क्या करें, बात समझ में। तो सेलेक्ट की गई सेलों को प्रोटेक्ट करें। सेलेक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट की गई सेलों को प्रोटेक्ट करें और फिर वर्कशीट को लॉक करें। फिर बोला है सेलों को सेलेक्ट करें, सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करें, सेल को सेलेक्ट करें, ठीक है ना, और फिर उन्हें अनप्रोटेक्ट करें। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चयनित सेलों को अनलॉक करें, चयनित सेल सेलेक्टेड सेलों को अनलॉक करें और फिर वर्कशीट को सुरक्षित करें।
नेक्स्ट है उन सेलों को लॉक करें जिन्हें एडिट नहीं किया जाना चाहिए। उन सेलों को लॉक करें जिनको एडिट नहीं किया जाना चाहिए और फिर वर्कशीट को प्रोटेक्ट करें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर थर्ड नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा थर्ड नंबर? चयनित सेलों को अनलॉक करें और फिर वर्कशीट को सुरक्षित करें। इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाइए। अब यहाँ पे हम चाहते जैसे हम चाहते जिसमें डेटा टाइप है, जैसे समझ लो यहाँ पे जिसमें डेटा टाइप है उसको कोई एडिट नहीं कर पाए, बाकी सब चीज़ों को एडिट कर पाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आपका राइट क्लिक कहीं भी कर सकते हैं। पहले पूरा सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे और फॉर्मेट सेल में जाने के बाद प्रोटेक्ट में जाएंगे और प्रोटेक्ट में जाके इसको लॉक को हटा देंगे, मतलब इसको क्या कर दिए, अनलॉक कर दिए। पहला काम यही बोला और ओके। अब पहला काम अनलॉक करना, तो ये क्या लगेगा, चयनित मतलब सेलेक्टेड सेलों को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। फिर वर्कशीट को सुरक्षित करें, मतलब फिर वर्कशीट को प्रोटेक्ट करें। अब क्या करना है, जितना को हम चाहते हैं प्रोटेक्ट करना उसको सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल, वेयर इज रिटन फॉर्मेट सेल में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रोटेक्ट भी शायद कर सकते हैं। इसमें क्लिक करिए ना, प्रोटेक्ट शीट में जाइए, 1 2 3 और ओके करिए। एक मिनट, नहीं, ये तरीका सही नहीं होगा, ठीक है। इसको हम समझा देते हैं फिर से, हम एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट किए और यहाँ पे पहले पूरा डेटा को हम सेलेक्ट किए, ध्यान दीजिएगा, आप शुरू से समझ लीजिए। पूरा डेटा को हम सेलेक्ट किए यहाँ पे और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट कर दिया। फॉर्मेट सेल में गए, शायद ये ऑलरेडी है फॉर्मेट। राइट क्लिक करेंगे, ये क्या हुआ, एक मिनट फिर से समझा देते। इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे हम चाहते हैं इसको, हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल में चले गए और प्रोटेक्ट को यहाँ से अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद ओके कर दिए। पूरे सेल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और इसको अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक कर दिए यहाँ पे स्टूडेंट। अब हम चाहते हैं इसी को लॉक करना है, तो सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। अब राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ पे लॉक कर दीजिए और लॉक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए और पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड क्या, 1 2 3 कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 नंबर टेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर टाइप करोगे नहीं टाइप होगा, और बाहर टाइप करोगे ना तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस किया, अनलॉक किए, उसके बाद फिर प्रोटेक्ट लगाए, उसके बीच में पहले अनलॉक किए सारे सेल को, उसके बाद जिस सेल में पासवर्ड लगाना उस सेल को सेलेक्ट किए और फिर लॉक किए, उसके बाद हम पासवर्ड को सुरक्षित किए। तो यही सही आंसर हो गया, ठीक है। बीच वाला ऑप्शन गायब कर दिया गया, ठीक है ना। और प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि बनाने का मोटिवेशन, मैंने वीडियो काफ़ी टाइम लग जाता है स्टूडेंट, मेहनत लगता भी है। तो ये सही आंसर होगा। पहले अनलॉक द सेलेक्टेड सेल को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर देन सिक्योर द वर्कशीट, तो उसके बाद क्या करेंगे, सिक्योर कैसे करेंगे, तो फिर लॉक करेंगे और फिर फॉर्मेट में जाके सिक्योर करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। विंडोज एक्सपी में उन प्रोग्रामों के आइकन जो कंप्यूटर के ऑन किए जाने पर स्वचालित रूप से प्रारंभ हो जाते हैं, डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। बोल रहा है इन विंडोज एक्सपी आइकन फॉर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन आर डिस्प्ले इन द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है।
तो यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन क्षेत्र, आइकन्स क्षेत्र, नोटिफाई क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है नोटिफाई क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है नोटिस क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए यहाँ पे नोटिफिकेशन क्षेत्र, ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन यही होगा यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया। ऑटोमेटिक ये एरिया नोटिफिकेशन एरिया कहता है, देखते हैं ना नोटिस देता है ना यहाँ पर मैसेज, तो ऑटोमेटिक वही बोला है विंडोज एक्सपी में उन प्रोग्रामों के आइकन जो कंप्यूटर को ऑन कर है ना ऑन किए जाने पर स्वचालित रूप से प्रारंभ हो जाते हैं, डैश प्रदर्शित किए जाते हैं, कहाँ दिखाए जाते हैं, तो नोटिफिकेशन एरिया में दिखाए जाते हैं, यहाँ पे इस एरिया में दिखाया जाता है। सही है स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। तब तक अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के साथ बच्चे शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा अपना ओपिनियन कि किस टाइप का वीडियो चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर लिखिए ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और कोई भी ऐसे पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।